हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रुचित्रा और स्टडी ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। क्लास को स्टार्ट करें। आज हम कुछ नया कुछ यूनिक करने जा रहे हैं। आज प्रॉपर क्लास होगी, सब कुछ आप लोग को डिटेल में सिखाया जाएगा। आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा, अगर आप 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या आपके एग्जाम सारे हो चुके हैं इस ईयर के, तो अब हम किस तरीके से 2026 में पढ़ेंगे और कैसे उन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे कि अब इंग्लिश का जो लेवल है वो जिस भी तरीके से बदल रहा है हम उस तरीके से उसको टैकल कर पाए, कोई दिक्कत ना आए। प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर लाउड आ रही है क्या। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, कैसा है जोश। एक नए सीजन का, एक नए ईयर का फ्रेश एनर्जी, फ्रेश कंटेंट के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्लास में है क्या। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इस पे 8 बजे, शाम को 8 बजे डेली, मैं बता देता हूं क्या हो रहा है। यहां पर शाम को 8 बजे जो एडमिन है टेलीग्राम चैनल पर, वो डेली आपको 8 बजे एक वोकैब का क्यूज देंगे और वो क्यूज होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का। और उस 10 मिनट के क्यूज के बाद आप लोग को उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप लोग लाइव अगर 8 बजे आते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग वोकैब का क्यूज दे सकते हैं। उसमें आपकी रैंक सब कुछ आ जाएगी। और ये जो वोकैब होगा, ये कौन सा वोकैब होगा, ये वो वोकैब होगा जो हम सुबह एडिटोरियल में करते हैं। तो हाथों हाथ सुबह एडिटोरियल में आपने पढ़ा, समझा और रात को एक बार रिवीजन हो गया। ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है और ये रेगुलर रहेगा, कंफर्म है रेगुलर रहेगा। मेरी बात हो गई है, अब कंफर्म कमिटमेंट हमने ले लिया है कि रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा और आप लोग की प्रिपरेशन को जितना हो सकता है उतना बेहतरीन, उतना बेस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल पर हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग आइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 8 बजे आइए, वोकैब का क्यूज लगाइए, पीडीएफ भी लेके जाइए, रिवाइज करिए, जो करना है करिए, प्रिंट निकालना है प्रिंट निकालिए। ठीक है भाई, चलिए फिर आज की क्लास में क्या है। अब आज की क्लास में देखिए, आपने, मुझे लगता है ऐसा कि एक स्टूडेंट चाहे बिगिनर हो या पहले से प्रिपरेशन कर रहा हो, उसने बहुत सारी स्ट्रेटेजी क्लासेस देख ली होती है, उसको पता है कैसे क्या करना है, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब अपनी जगह सही कर रहे हैं। भाई मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से अगर आप मेरा माइंडसेट समझें, तो मेरा माइंडसेट ये कहता है कि अब जो इंग्लिश का लेवल है, जो सिनेरियो है पेपर में इंग्लिश जिस तरीके से पूछी जा रही है, वो चेंज होता जा रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है। तो अब हम वो ट्रेडिशनल मेथड कि यार चलो पहले नाउन पढ़ते हैं, फिर प्रोनाउन पढ़ते हैं, फिर एडजेक्टिव पढ़ते हैं, मुझे लगता है वो आउटडेटेड हो चुका है। अब हमें कुछ रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है, कुछ अलग करने की जरूरत है। तो वो अलग मैं पहल कर रहा हूं। 4 दिन आप लोगों को मैं दे रहा हूं। ये जो 4 दिन है, आज डे 1 है। 4 दिन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर आप 2026 में इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने का सोच रहे हैं, इंग्लिश को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो क्या माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रॉपर, उसके जरिए आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा क्या आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहली मैं बात आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात आप लोग को ध्यान में रखनी है, अगर आप लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या आपने कर दी है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई हम जब इंग्लिश को अटेम्प्ट करेंगे, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इंग्लिश आ गई है या आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप इंग्लिश को चेक करोगे अपना लेवल, तो आप लोग अपना लेवल कैसे चेक कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे करके। भाई मॉक टेस्ट दोगे, क्यूज दोगे, तभी तो पता चलेगा आपको इंग्लिश आ रही है। या चलो मॉक टेस्ट और क्यूज नहीं भी दोगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, तभी तो पता चलेगा इंग्लिश आप लोग को आ रही है या नहीं आ रही है। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि खुद का लेवल चेक करना कि आप किस लेवल पर हैं। रियलिटी को चेक करना कि भाई रियलिटी क्या है। रियलिटी चेक करने की आपको जरूरत है अपनी खुद की, आप किस लेवल पे। तो रियलिटी चेक कैसे हो सकती है। रियलिटी चेक करने के एक सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। और आपको पता है इंग्लिश के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एग्जैक्ट मिलते नहीं है। जितने भी मैंने मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चंस करवाए हैं वो सब एग्जैक्ट हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, स्टूडेंट ने खुद कंफर्म करा।
जनरली एग्जैक्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ पेपर के जो मैंने करवाए हैं वो एग्जैक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हमें पता लग जाए कि कौन सा टॉपिक करने के लिए हमारे कौन से कंसेप्ट है ना, या फिर हमारे कौन से बेसिक क्लियर होने चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? वो आपको ऐसे पता चलेगा कि जब आप कोई एक मॉक टेस्ट ओपन करेंगे, मॉक टेस्ट आप लोग एक ओपन करके देखिएगा कोई भी इंग्लिश का, तो आप लोग उस इंग्लिश के मॉक में ये पाएंगे, मैं यहां पर है ना पार्टीशन कर रहा हूं, आप देखना आपको यही पार्ट मॉक में देखने को मिलेगा। एक जो आपका पार्ट होगा वो आरसी का होगा, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप लोग को रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, अभी मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा, क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो मेरा 4 डे 4 टॉपिक्स में आज का जो टॉपिक है मैं बताता हूं आज का टॉपिक क्या है। चलो पहले बता देता हूं, फिर अपनी बात को कंक्लूड करूंगा, नहीं तो तुम सोचोगे आज सिर्फ मैं ज्ञान बांट करके चले गया। ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो मतलब इन 4 दिनों में जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें पहला टॉपिक है क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट होता है, और आप चाहे बिगिनर हैं या आपने एग्जाम दे दिए हैं, किसी से भी पूछ लेना, क्लोज टेस्ट प्री में भी आया है, मींस में भी आया है, बहुत दुखी करा है क्लोज टेस्ट ने। तो आज के दिन का टॉपिक है क्लोज टेस्ट। अब मेरी बात सुन लो, अब आ जाओ क्लोज टेस्ट को अपन बनाएंगे मिलकर के। पहले मेरी बात सुन, मैं आपको ये कह रहा हूं हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है जो अभी तक चला आ रहा है हम उसी में घुस जाए, जो अभी तक चीजें चली आ रही है, हाँ भाई ऐसे स्टार्ट होता है नाउन से करते हैं प्रोनाउन, नहीं, हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से स्टार्ट करें हम इंग्लिश को। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, अगर आप इंग्लिश को चेक करने जाओगे, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पढ़ करके ये समझना ना कि यार हमें आया नहीं आया, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, आपको यही समझना ना एट द एंड कि यार मुझसे बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है या नहीं बन रहा। तो उसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए भाई क्या क्या चीज बनानी है। अगर आपको कोई चीज बनानी है तो आपको ये तो पता होना चाहिए यार ये चीज हमें बनानी है, अब इसके लिए ये रॉ मटेरियल लगेगा। तो बस इंग्लिश भी यही है, आप ये सोचो इंग्लिश को आपको बनाना है, सोल्व करना है, तो अब रॉ मटेरियल आप लोगों के पास होना चाहिए। वो रॉ मटेरियल क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है सुनिएगा। तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही पता लगेगा एग्जाम में क्या आने वाला है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो सबको पता है सर इसके लिए तो रीडिंग जरूरी है, ठीक है, रीडिंग जरूर, तो सर रीडिंग करने के लिए क्या करें, एडिटोरियल करते हैं। तो रीडिंग इज इक्वल टू मैं एडिटोरियल बोल सकता हूं, और एडिटोरियल प्लस आरसी, और आरसी कौन सा वाला, प्री वाला भी आरसी और मेंस वाला भी आरसी, प्री का भी आरसी हो जाए मेंस का भी आरसी हो जाए। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके अलावा एरर आएंगे, एरर चाहे आप प्री दो मेंस दो, एरर आना कंफर्म है। एरर के लिए क्या रॉ मटेरियल है सर? कुछ नहीं, एरर के लिए सिंपल सा एक रॉ मटेरियल है, सिंपल तो नहीं है तो खतरनाक, पर हाँ इसको सिंपल बना देंगे, ग्रामर। मतलब माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। रीडिंग बोले तो एडिटोरियल और आरसी, एरर का मतलब ग्रामर। फिर इसके बाद जो कुछ भी बचा उसके अंदर आप रीडिंग लगा सकते हो, उसके अंदर आप वोकैब लगा सकते हो, उसके अंदर आप ग्रामर लगा सकते हो, इसके सिवा और कुछ नहीं लग सकता। तो कुल मिलाकर के इंग्लिश के लिए हमारे को 3 पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला पर्सपेक्टिव रीडिंग होगा, दूसरा पर्सपेक्टिव ग्रामर होगा, तीसरा पर्सपेक्टिव वोकैब होगा। और अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग करी है इंग्लिश की, चलो यार इंग्लिश को शुरू करते हैं, तो इंग्लिश को शुरू करने के लिए मेरा ऐसा मानना है, स्टार्टिंग अगर अब हमें 2026 में अगर स्टार्टिंग करनी है, तो क्या हम इस एरर से शुरुआत करें कि जिसमें हमें पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ जाए? मेरे हिसाब से 2026 में हमें अपने स्ट्रेटेजी को पाइवेट करने की जरूरत है, शिफ्ट करने की जरूरत है। यूजुअली सभी स्टूडेंट देखिएगा, कभी भी अगर आप पूछेंगे स्टूडेंट से तो स्टूडेंट ने यही कहा है, या स्टूडेंट को इसी तरीके से पढ़ाया गया है कि चलो पहले एरर करते हैं, ग्रामर करते हैं। ग्रामर का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, स्टूडेंट वहीं सोच लेता है कि यार इंग्लिश टफ है। हम ग्रामर और एरर करेंगे, मना नहीं करते, लेकिन हम ये जो ग्रामर और एरर का जो छोटा सा पोर्शन है, कभी 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं एरर के, कभी 4 नंबर के आ रहे हैं, इसको तो हम करेंगे। बेसिकली इसके ऊपर रीडिंग, वोकैब और ग्रामर भी कहीं ना कहीं टिकी हुई है, लेकिन हम
इसको स्पेसिफिकली इसको टारगेट नहीं करेंगे, मतलब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा जिसमें रीडिंग की जरूरत हो, कितनी रीडिंग करनी है, कैसे करनी है, हमें पता लग जाए। तो यहां से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, तो हमें पता होना चाहिए कितनी रीडिंग कैसे करनी है, वोकैब कौन सी और किस तरीके से यूज होगी ये भी पता लग जाए, और ग्रामर कितना और कैसे लगता है ये भी पता लग जाए। तो कुल मिलाकर के आज डे 1 है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं, इस टॉपिक का नाम है क्लोज टेस्ट। इस टॉपिक के अंदर आप रीडिंग भी पूरी लगाएंगे, इस टॉपिक में वोकैब भी कंप्लीट लगती है, वोकैब का भी नॉलेज आपको होना चाहिए और ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के एक टॉपिक बनता है क्लोज टेस्ट। इसलिए सबको दुखी करता है, प्री में भी आता है, मीन्स में भी आता है। तो चलिए आज की पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है क्लोज टेस्ट। ठीक है, रेडी है आप लोग? आप चाहे बिल्कुल बिगिनर हैं या आप पढ़कर आ चुके हैं, आप लोग बस अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए, मैं आपके साथ हूं, मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा आप लोग। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आप लोग समझ गए हैं, यहां पर वरीड ऑफ, वरीड अबाउट, इसका वरीड ओवर, इस फिक्स्ड प्रेपोजिशन का भी दिक्कत है। यहां पर कहीं पर बिन आ रहा है, कहीं पर बिन नहीं आ रहा है, इसका भी दिक्कत है। तो कुल मिलाकर के जैसे ही आपके सामने पहला क्वेश्चन ओपन होता है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू बताता चलूंगा इंग्लिश में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें हमें कैसे कवर करनी है। ठीक है, ये 4 दिन हम यही करेंगे, हम समझेंगे इंग्लिश को अच्छे से जीरो से कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीजें हम इस सीरीज में समझेंगे। सुनिएगा, यहां पर आप सबको पता है ये ब्लैंक नंबर 1 है और ये ब्लैंक नंबर 1 के ऑप्शंस है। तो आ जाओ मेरे साथ, रीड करो, रीडिंग करते हैं अपन, रीडिंग की जरूरत है, क्लोज टेस्ट है तो रीडिंग करनी ही पड़ेगी। वी टीच कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हम टीच करते हैं, सिखाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को, कहां पर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, वी आर ऑल्सो पेरेंट्स, कोचेस एंड कंसल्टेंट्स इन सिलिकॉन वैली। तो यहां पे बोला जा रहा है पेरेंट्स हैं, कोचेस हैं, कंसल्टेंट्स हैं सिलिकॉन वैली में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला जा रहा है? वी हैव डैश एडोलसेंट्स डिमिनिशिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स फॉर ईयर्स। अब सुनना, वी हैव डैश, तो जब आप रीड कर रहे हैं तो सबको समझ में आ रहा है यहां पर बात हो रही है चिंता की। अब कौन सी वाली चिंता आएगी? हर ऑप्शन में कहीं ना कहीं चिंता लिखी हुई है, तो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा कि अगर हमने पहले हैव लगाया है तो हैव का रोल क्या क्या होता है, आपको उसके रोल्स को समझना पड़ेगा। हमें रटना नहीं है कि हैव के बाद बिन आएगा, रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि बैंक एग्जाम में आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज समझना पड़ेगा। हाँ, कुछ इंग्लिश में ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो रटने भी पड़ते हैं, लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं। देखो, ये जो हैव होता है ना, ये हैव होता है ना, 2 काम करता है। हैव आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ये सबको पता होगा, हेल्पिंग वर्ब भी है, हैव हेल्पिंग वर्ब भी है। और हैव जो होता है वो पोजेशन भी दिखाता है। पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार भी दिखाता है। तो सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझो। इसका मतलब ये है, जब हैव आप हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हो तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो किसी टेंस में से निकली होगी, और टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को मैं मेन वर्ब भी लिख सकता हूं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये होगा कि यहां पर कोई एक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? एक्शन हो रहा होगा। आई बात समझ में? तो अगर एक्शन हो रहा होता है तो हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब आ गई, बात खत्म हो गई।
अगर आप पोजेशन दिखाओगे तो इसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, पोजेशन दिखाने के लिए इसके बाद आपको नाउन लगाना पड़ेगा। पोजेशन मतलब अधिकार, किसके ऊपर अधिकार है, तो जो भी चीज होगी उसका कोई नाम होगा, नाम है तो वो नाउन होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा आई हैव अ पेन, तो हैव के बाद देखो मैंने मेन वर्ब या वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी, तो इसका मतलब मैं यहां पर हैव को पोजेशन के लिए यूज कर रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं मेरे पास एक पेन है, तो ये हो गया पोजेशन का एक तरीका। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं आई हैव रीच्ड, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो हैव के बाद मैंने क्या लिखा, यहां पर रीच्ड लिख दिया, तो रीच्ड जैसे लिखा ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो अब यहां पर क्या हो गया, एक्शन हो गया। आई बात समझ में, बताइए, बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन यहां पर क्या करना है आप ये बताइए। यहां पर आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने हैव यहां पर लिखा है तो हैव के बाद आप ये जो वर्ब लगा रहे हैं, ये वरिड, ये जो वरिड आप लोग लगा रहे हैं, ये वरिड होती है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है ये ऐसी वर्ब है जो ये बताती है वो इंसान अभी किस स्टेट में है या वो चीज किस स्टेट में है। तो यहां पर बोला जा रहा है ये जो वी है ना, ये चिंता की स्टेट में, चिंता की स्टेट में है ये लोग। तो ये कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, ये अभी उस हालात में है, एक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर आपने इस हैव के बाद मान लो वरिड लगा दिया, वरिड का मतलब क्या है, अगर आपने ये सी वाला ऑप्शन लगा दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और यहां पर हो गया एक्शन, यहां पर हो गया एक्शन। और आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये लोग चिंता कर रहे हैं, नहीं, चिंता कर नहीं रहे हैं, चिंता में हैं, हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताना है। तो इसका मतलब वरिड को आप एक्शन की तरह यूज नहीं कर सकते क्योंकि वरिड एक स्टेट वर्ब है। तो कुछ ऐसी वर्ब है, ज्यादा नहीं, कुछ ऐसी वर्ब्स है, पूरी लिस्ट आप लोगों को दे दी जाएगी कि स्टेट वर्ब कौन कौन सी हैं। जैसे अपीयर भी होता है ना, अपीयर हो गया, बिकम हो गया। तो ये सारी वर्ब्स जो होती हैं स्टेट वर्ब होती हैं, बताई जाती हैं कि वो चीज कौन है, क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम हैव के बाद डायरेक्ट वरिड नहीं लगा सकते, एक्शन नहीं करवा सकते। फिर हम क्या करें, हैव के बाद या तो आपको फिर क्या लगाना पड़ेगा, हैव के बाद या तो नाउन लगाना पड़ेगा, और देखो ऑप्शन में कहीं नाउन है नहीं। तो फिर इस सिनेरियो में अपन क्या करते हैं कि हैव को अपन एक वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देते हैं, और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन कौन सी देते हैं, बिन दे देते हैं। इसलिए हमें यहां पर बिन लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने बिन लगाया तो अब पता है इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद ये हुआ कि आपने हैव के बाद इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी। अब आप इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, मतलब आपने जब हैव के बाद इसको बिन दिया, तो अब बिन के बाद आप लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लिख सकते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हो और एडजेक्टिव भी लिख सकते हो। तो इस बिन के बाद अगर आप आईएनजी फॉर्म लिख रहे हो तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस में आप लोगों को थोड़ा आगे चलेंगे तब। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो हमें एक बिन लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वरिड स्टेट वर्ब है। तो आपने लिखा वी हैव, उसके बाद आपने लगाया बिन, उसके बाद आपने वरिड लगाया, फिर आपने बिन लगा करके वरिड लगाया, और वरिड अबाउट होता है चिंता किसको लेकर के है। तो आपका आंसर यहां पे सिंपली डी आ जाएगा। क्या आपको क्लियर है, क्या बताइए। बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं, क्या आप लोग को क्लियर है। ऐसा क्यों करा, सीधा थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर ये वर्ड ही ऐसा है वरिड, ये वर्ड जब भी लगता है या तो ये एडजेक्टिव की तरह लगेगा, अगर एडजेक्टिव की तरह लगेगा तो हैव के जस्ट बाद तो नाउन आता है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैव के जस्ट बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता, तो एडजेक्टिव देने के लिए एक बिन लगा देते हैं। अब इस बिन के बाद एडजेक्टिव आप लोग लगा सकते हो, तो इसलिए यहां पर एडजेक्टिव वरिड लगा दिया गया। तो वरिड को यहां पर हमने एज अ एडजेक्टिव यूज करा है कि वो चिंता में है। कौन चिंता में है, हम। वी हैव वरिड, वी हैव बीन वरिड अबाउट एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब जो यंग बच्चे हैं, हाँ, जो यूथ है। डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम हो रही है उनकी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल, लिखने की और स्पीकिंग स्किल उनकी कम हो रही है 4 इयर्स, काफी सालों से। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको वरिड का
क्यों हमने थर्ड फॉर्म नहीं लगाया, क्यों बिन लगाया, मीनिंग समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही एक बार सेकेंड क्वेश्चन बनाइए, फिर मैं बताता हूं आपने यहां से कौन सा टॉपिक नोट करा। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब मैं आपको सिखाने क्या जा रहा था, मैं आपको सिखाने जा रहा था, यहां पर आपने देखा ग्रामर लग गई, देखो यहां पे फुल ग्रामर लगी है। तो इसका मतलब ये है जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि यार यहां पर बिन क्यों लगा। अभी तो मैंने आप लोग को शॉर्ट में बता दिया, लेकिन जब आप ग्रामर कर रहे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ग्रामर से कि हाँ भाई यहां पर है ना बिन आएगा, क्योंकि वर्ड हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, एक्शन नहीं करवा सकते। ठीक है, ओके। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन पर आओगे तो यहां पर ग्रामर नहीं चलेगी आपकी। क्यों ग्रामर नहीं चलेगी? क्योंकि यहां पर आपकी रीडिंग चलेगी, रीडिंग और वर्ड का यूज चलेगा कि किस वर्ड को, किस फ्रेज को कैसे यूज किया जाता है। तो जब आप इसको रीड करोगे तो यहां पर ही बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक है, फिर बोला जा रहा है वी हैव नोटिस्ड दैट दीज स्किल्स आर इरोडिंग एट आर्टिकल ए, या कुछ भी आ सकता है, रेट मंथ ओवर। तो कुल मिलाकर के हमारे को यहां पर एक ऐसा वर्ड लगाना है जो ये बता सके कि वी हैव नोटिस, हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो स्किल्स है, दीज स्किल्स, कौन सी स्किल्स, ये वाली राइटिंग और स्पीकिंग वाली जो स्किल्स है, आर इरोडिंग, इरोडिंग मतलब खत्म, ये खत्म हो रही है, एट डैश रेट, एक इस रेट से, इस स्पीड से, रेट का मतलब स्पीड, इस स्पीड से मंथ ओवर मंथ, मंथ हर मंथ, मंथ टू मंथ यहां पे क्या हो रहा है, ये जो स्किल्स है ये खत्म हो रही है, खराब हो रही है, कम हो रही है, वीक हो रही है। अच्छा अब देखो सब स्टूडेंट का मन करेगा कि हम रिसेंटली लगा देते हैं, रिसेंटली बैठ भी रहा है, तो ये आप कभी भी ग्रामर में नहीं पढ़ पाओगे ये वाली चीज। तो इसलिए हम ग्रामर तो करेंगे, लेकिन ग्रामर हम उतनी ही करेंगे जितनी एग्जाम में पूछी जाती है, जितना यूज होता है। बाकी हमें रीडिंग पे, फ्रेजेस पे, है ना, कॉन्टेक्स्ट पे जोर देना है। तो जैसे आपने यहाँ पे रिसेंटली देखा, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट रिसेंटली ही लगाएगा, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये बात जब आपका कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपको बताएगा कि रिसेंटली की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे जहां पर आप रिसेंटली लिख सकते हो वहां पर आप लेटली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिसेंटली का मतलब रिसेंटली वी हैव, हमने नोटिस करा कि ये स्किल्स खत्म हो रही है, धीरे धीरे इरोड हो रही है। लेटली, लेटली का भी मतलब यही है, रिसेंटली हमने ये नोटिस करा। तो जो मतलब रिसेंटली का है वही मतलब लेटली का है, और वही सेम मतलब ऑफ लेट का है। तो कुल मिलाकर के अगर आप कोई भी कोर्स में ग्रामर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये ग्रामर के अंदर नहीं आता है, ये फ्रेजेस, ये रीडिंग के अंदर आता है कि आपको बताया जाए कि रिसेंटली, लेटली और ऑफ लेट, इन तीनों का मतलब सेम है, मतलब इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। बताइए क्लियर है क्या? अब ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, यही एग्जाम में होता है, यही एग्जाम में होता है आपके साथ। देख लो कितना ओड लग रहा है आपको, ऑफ लेट कितना ओड लग रहा है बताओ? बहुत ओड लग रहा होगा कि यार ये ऑफ लेट क्या होता है, बहुत ओड लग रहा होगा। यही हमारे को सीखना है, मैं यही बता रहा हूं 2026 में, ये नहीं कि अपन जो चले आ रहे हैं हम उसी भेड़ चाल में घुस जाए, नहीं, पहले समझो। अच्छा ग्रामर अगर करते तो उस टाइप के कंसेप्ट अपन बना लेते। तो रीडिंग में हमें ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, और ये सारी चीजें जब अपन पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, कोई ऐसी फ्रेज अगर आप लोग को सिखाई जा रही है तो साथ ही साथ ये बता दिया जाए, देखो लेटली भी आ सकता है, रिसेंटली भी आ सकता है, ऑफ लेट भी आ सकता है। आई बात समझ में? क्लियर है? मतलब अब आपको ब्लैंक 2 से समझ में आया रीडिंग इंपॉर्टेंट है, और रीडिंग में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वी टीच कम्युनिकेशन स्किल्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसकी हिंदी क्या हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी हिंदी क्या हुई। इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रेज कैसे बन रही है, फ्रेज कैसे स्टार्ट हो सकती है, कैसे कंजंक्शन ऐड हो रहे हैं, कैसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है,
कैसे बातों को रखा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को रीडिंग समझ में आई। अच्छा, रीडिंग हमें इस तरीके से करनी है, जो नॉर्मल चीज है, जो हिंदी का, जो सॉरी हमारे को इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना है वो तो है ही, वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन समझना सेंटेंस को कैसे लिखा गया है, कहां पे क्या आ सकता है, ये भी जरूरी है। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, लिख लेना। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसका आंसर करिए फटाफट। आपका दिमाग खोल दूंगा मैं 4 दिनों में, 4 दिन बस आप मुझे दे दो, फिर देखो। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमने जैसे कि पढ़ा भी था रिसेंटली, ये लोग नोट कर रहे हैं कि जो स्किल्स है ये इरोड हो रही है, खत्म हो रही है। अब देखो, आर्टिकल एन भी है और आर्टिकल ए और एन दोनों है, मतलब आप वोवल साउंड और नॉन वोवल साउंड से तो कट नहीं कर सकते। अब हमारे को यहाँ पे रेट बतानी है। आप ये मत देखना ये यहां पे लगा करके रीड कर रहे हो, ये लगा करके रीड कर रहे हो, रीडिंग से नहीं, कॉन्टेक्स्ट को समझो। यहां पे हमारे को स्पीड बतानी, किस स्पीड से, तो बोला जा रहा है एट डैश रेट, इस रेट से मंथ ओवर मंथ इरोड हो रहा है। तो इस स्पीड से, इस पेस से ये क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो क्या आ सकता है, क्यूकनिंग। क्यूकनिंग रेट, क्यूकनिंग का मतलब क्या होता है, फास्ट, फास्ट। क्यूक का मतलब क्या होता है, तेज। तो क्यूक का मतलब तेज होता है, तो तेज मैं क्यूकनिंग लिख सकता हूं कैसे, देखो मैं बताता हूं। जो क्यूक होता है, क्यूक का मतलब फास्ट होता है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो अगर हमें एडजेक्टिव को वर्ब बनाना है तो हम ईएन लगा करके वर्ब बना देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें बताना है तेजी, रेट बढ़ती जा रही है, इसकी बढ़ती हुई रेट है, तो बढ़ती हुई रेट है तो भाई आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए आईएनजी फॉर्म लगा दी, तो क्विकनिंग रेट बिल्कुल आ सकता है, एसिलरेटिंग रेट बिल्कुल आ सकता है, एस्केलेटिंग और एसिलरेटिंग एक ही मतलब है, बढ़ती हुई, तो ये भी आ सकता है। मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। ई ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों, ई ऑप्शन आपको इसमें लगाना पड़ेगा। बताइए क्या आप लोग को क्लियर है। कुल मिलाकर के हमें एक ऐसा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जरूरत है। मैं ये भी बताता हूँ एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, डिटेल में अपन पढ़ेंगे। और यहां पर हमको एडजेक्टिव चाहिए, और ऐसा एडजेक्टिव जो बढ़ रहा है, रेट बढ़ ही जा रही है, खत्म कम नहीं हो रही है, बढ़ ही जा रही है। तो बढ़े जा रही है क्विकनिंग रेट, एसिलरेटिंग रेट, एस्केलेटिंग रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ई आ जाएगा। पढ़ने में और लग रहा होगा, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट में जाना है, और कॉन्टेक्स्ट ये कहता है क्विकनिंग, एसिलरेटिंग और एस्केलेटिंग तीनों का मतलब बढ़ता हुआ होता है। तो बढ़ता हुआ मतलब रेट। ठीक है, क्लियर। अब यहां से भी आपको ये समझ में आया, अच्छा तो मतलब हमारे को वोकैब रटनी नहीं है कि भाई एसेलरेटिंग का मतलब बढ़ना होता है, क्विकनिंग का मतलब फास्ट होता है ना, एस्केलेटिंग का मतलब भी बढ़ना होता है। क्विकनिंग क्यों बैठेगा यहाँ पर, क्विकनिंग रेट मतलब तेजी से, तेजी से, तेजी रेट तेजी से बढ़ती जा रही है, इस तरीके से क्विकनिंग आ। तो यहां से हमने समझा कि हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है, और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे तीनों का बैठ रहा है, और तीनों बहुत आराम से हमारे आंसर में फिट हो जाएंगे, तो हमें ई लगाना पड़ेगा। मतलब यहां पर भी वोकैब के साथ साथ रीडिंग की जरूरत है। ठीक है, तो रीडिंग करनी है तो ऐसे करनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको बनाओ फटाफट, इसका आंसर दीजिए। हाँ भाई, इसका आंसर दीजिए। चलिए अब देखिए,
इस क्वेश्चन को समझते हैं अपन, और मैं आप लोग को ये क्यों करवा रहा हूं इसको भी समझिएगा। देखो अभी आपको पता है 2026 के मतलब 2025 के जो भी एग्जाम है ऑलमोस्ट वो एंड होने वाले हैं, 28 को एंड हो जाएंगे। तो मैं मंजिल बैच 2026 स्टार्ट कर रहा हूं। अभी मैं ये जो क्लास लगा रहा हूं 4 क्लासेस, ये मैं आपका बेस बना रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या होगा सब कुछ आपको डिटेल में 13th ऑफ दिसंबर को पता लग जाएगा। 13th ऑफ दिसंबर को मैं मंजिल बैच है जिसमें आप लोगों का कंप्लीट फाउंडेशन कवर होगा। मंजिल बैच 2026 मैं 13 तारीख को लॉन्च करने जा रहा हूं, और मैं आप लोगों को इन 4 दिनों में, क्योंकि 4 दिन है 13 तारीख को, इन 4 दिनों में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये चीजें ऐसे ऐसे हमारे को पढ़नी पड़ेंगी, हम ये चीजों को ध्यान रखेंगे जिससे एग्जाम में दिक्कत ना हो। और आज की क्लास में मैं आपको देखो ये प्री लेवल का एक क्लोज टेस्ट करवा रहा हूं। अभी मैं आपको आज पहली क्लास में मींस का भी क्लोज टेस्ट दिखाऊंगा, और मींस का भी क्लोज टेस्ट आप लोग इसी कंसेप्ट के साथ उड़ा रहे होगे, इसी कंसेप्ट के साथ बना रहे होगे। ठीक है, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, रीड करते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था, कम्युनिकेशन स्किल्स आर इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है क्रिएट करने के लिए हेल्दी रिलेशनशिप, कोमा मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ, कोमा फोस्टरिंग सिविक एंगेजमेंट एंड डैश आ सक्सेसफुल करियर। अब देखिए आप सबको पता है यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड आएगा, क्यों पता है, क्योंकि टोन देखो पॉजिटिव चल रही है। इसेंशियल है, जरूरी है, क्रिएट करने के लिए हेल्दी रिलेशनशिप को। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो एक पॉजिटिव वर्ड आएगा और हमें एक सक्सेसफुल करियर बना करके देगा। कौन? कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं पॉजिटिव वोकैब कौन कौन सी है। तो डेवलप भी पॉजिटिव है, एस्टेब्लिश भी पॉजिटिव है, फेस्टरिंग नेगेटिव वोकैब है। अगर यहाँ पे फोस्टर होता तो वो पॉजिटिव हो जाता। फेस्टर का मतलब क्या होता है, कोई चीज सड़ रही है, गल रही है। फोमेंट होता है, फोमेंट। ठीक है, फेस्टर का मतलब क्या होता है, फोमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, क्रिएट पॉजिटिव है, बिल्डिंग पॉजिटिव है, तो फेस्टर हमने काट दिया जो नेगेटिव था। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेवलप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस्टेब्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्रिएट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो जब आप क्लोज टेस्ट करोगे या फिल इन दी ब्लैंक करोगे या आप एरर करोगे तो एक रूल होता है पैरेलिज्म, वो भी हम पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हर बार एग्जामिनर देता है। पैरेलिज्म का मतलब ये है एंड के बाद अगर तुम वर्ब लगा रहे हो, खास करके एंड के बाद अगर तुम वर्ब लगाने जा रहे हो, मान लो एंड लिखा हुआ है और एंड के बाद आप लोग वर्ब लगा रहे हैं, तो इस वर्ब की जो फॉर्म होगी वो डिपेंड करेगी आपने पहले कौन सी फॉर्म्स को यूज करा है, पहले यूज करी हुई फॉर्म्स पे। तो अगर आप एंड के बाद वर्ब लगा रहे हो, देखो वर्ब ही है, तो इससे पहले कौन सी फॉर्म यूज हुई है, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म इस फॉर की वजह से, फॉर क्रिएटिंग, फॉर मेंटेनिंग, फॉर फोस्टरिंग एंड फॉर बिल्डिंग। तो इसका आंसर ई आ जाएगा, बात खत्म, सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग को इजी लगा होगा, सबका आंसर भी सही आया होगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीका है सेंटेंस को रीड करने का और ऑप्शन को पिक करने का, ये आपको आता है, इसलिए आपका आंसर सही है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी आपको इसलिए लगा क्योंकि आपको ये कंसेप्ट आता है। ये क्वेश्चन आपको टफ क्यों लगा? क्योंकि ये कंसेप्ट आपको नहीं आता था। कहां गया भाई, ये रहा। ये आपको टफ लगा क्योंकि आपको पता नहीं था इसके बारे में। तो कुल मिलाकर के पूरी जो बैंकिंग की इंग्लिश है, चाहे आप एक्सपर्ट हैं इंग्लिश में या नहीं है, वो टिकी है रिवीजन के ऊपर, वो टिकी है उन पॉइंट्स के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर जो एग्जामिनर देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो टॉपिक्स, वो पॉइंट्स आपको बताने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे उसका रिवीजन होना चाहिए। इसलिए मैंने एक चीज करी है, बताता हूं मैं आप लोगों को। ये ब्लैंक नंबर 5 है, अब मैंने थोड़ा लेवल ब्लैंक नंबर 5 का बढ़ा दिया है। इस ब्लैंक नंबर 5 को सोल्व करने से पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि आज पहली क्लास है। मैंने क्या करा है, मैं जो मंजिल बैच 2026 ला रहा हूं, तो उसके अंदर मैं एक डे बनाने वाला हूं। उस डे का नाम होगा रिवीजन डे,
क्योंकि आपको पता होगा जब एग्जाम पास में आते हैं आप सब क्या देखते हो, रिवीजन क्लास। सब टीचर क्या लगाते हैं, रिवीजन क्लास। तो क्यों ना हम डे ही ऐसा बना दे, एक डे ही ऐसा हो जिसमें सिर्फ रिवीजन हो जो भी आपने पढ़ा है। तो सोचो डे 1 से या जब से हम फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब से रिवीजन होगा, तो जब एग्जाम पास में आएगा तो हमें तो चीजें रटी हुई होंगी। तो मैं एक रिवीजन डे भी लेकर के आ रहा हूं, एक कंसेप्ट में लेकर के आ रहा हूं मंजिल बैच 2026 में, जिस डे का नाम होगा रिवीजन डे। बताइएगा आइडिया आपको कैसे लगा, कमेंट में बताइए आइडिया कैसा लगा, और मुझे 5th का आंसर दो फटाफट, कैसा लगा ये आइडिया। नहीं आकाश गुप्ता, इंग्लिश की क्लासेस स्टडी के पे हुई एक्चुअली। फिर क्या है ना, कुछ बच्चा उधर जाता था कुछ इधर, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट में कंफ्यूजन हो रहा था। अब इंग्लिश की क्लासेस एक ही जगह मिलेगी तो स्टूडेंट को दिक्कत भी नहीं होगी। आंसर दीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन का। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को समझिए, देखो क्या है इस क्वेश्चन में, सुनो। अगर आप देख रहे हो तो आपको टफ लग रहा है, सर ये पहले दिन क्या आ रहा है, पहले दिन नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा बैंकिंग इंग्लिश को। बैंकिंग इंग्लिश वो नहीं है कि अपन वो नॉर्मल सेंटेंस बोले, राम खाता है राम जाता है, शाम आता है शाम सोता है, नहीं। वो पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 2026 के एग्जाम आके निकल भी जाए, कोर्स पूरा ना। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक से करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क के लिए ये आदत आपको डे 1 से डालनी पड़ेगी। और सुनो इसको कैसे बनाना है, ये रहा 5th वाला क्वेश्चन, बनाते हैं। एंड वाइल, आहा, क्लोज टेस्ट में वाइल अगर आ जाए, क्लोज टेस्ट में ऑल्दो अगर आ जाए, क्लोज टेस्ट में डिस्पाइट अगर आ जाए, इन स्पाइट ऑफ आ जाए, बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन है जो टोन को चेंज कर देते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी टोन होती है। हाउएवर हो गया, है ना, ऐसे टोन वाले अगर कंजंक्शन आ जाए, मैं कंजंक्शन पूरा आपको जब कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा डिटेल में, लेकिन ये बात पहले से ध्यान में होना यार, कंजंक्शन का ये भी रोल होता है, ये रीडिंग में काम आएगा। तो आपने देखा वाइल आया है, क्या वाइल कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा है क्या, पढ़ते हैं। वाइल टीनएजर्स टुडे आर दी मोस्ट कनेक्टेड जनरेशन इन हिस्ट्री। तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव बात है, हाँ पॉजिटिव बात है भाई। जो टीनएजर्स हैं, आज के टाइम के जो टीनेजर्स हैं, वो मोस्ट कनेक्टेड है, मोस्ट कनेक्टेड जनरेशन है हिस्ट्री में, मतलब सबसे ज्यादा कनेक्टेड लोग हैं। तो यार ये तो पॉजिटिव बात है, मोस्ट कनेक्टेड लोग हैं। तो दे आर डैश कम्युनिकेट विथ डेप्थ कॉन्फिडेंस एंड एम्पैथी। अब सुनो, आपने यहां पर वाइल लगाया। वाइल का नेचर ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव करता है। वाइल का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव करना। तो वाइल के इधर आपने देखा मोस्ट लगा हुआ है, मतलब बात पॉजिटिव हो रही है, तो आपको इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा आज की जो टीनेजर है, आज की जो जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड तो है, हिस्ट्री में इतना कनेक्टेड कोई नहीं रह पाया है, क्योंकि सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं, हम हर चीज फिंगर टिप्स पे आ गई हैं। तो हमें यहां पर इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा भैया। अब आपको नेगेटिव ऑप्शन की तलाश है। तो वेल इक्विप्ड टू, ये तो पॉजिटिव है, हटाओ। यूनिकली पोजिशंस टू, पॉजिटिव है, यूनिकली मतलब एक यूनिक तरीके से पोजीशन है, मतलब पॉजिटिव बात है, हटाओ। ऑल्सो दी लीस्ट प्रिपेयर्ड टू, लीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी वाली, कम की, सबसे कम की। एक होता है लिटल, एक होता है लेस, अबे एक होता है लेस, और एक होता है लीस्ट। तो लीस्ट कौन सा है, सबसे लीस्ट प्रिपेयर्ड है, लीस्ट प्रिपेयर टू कम्युनिकेट विथ डेप्थ। डेप्थ में बात नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, ये आंसर हो सकता है। मोस्ट कैपेबल पॉजिटिव है। अलार्मिंग इल इक्विप्ड, तो इल इक्विप्ड भी नेगेटिव है, ये भी आंसर हो सकता है। अब सुनना इसका आंसर क्या होगा, सुनिएगा, आ जाओ। क्या कहा जा रहा है समझो।
तो कुल मिलाकर के हमारे को नेगेटिव चाहिए। अगर मैं नेगेटिव देखूं तो देखो ये रहा नेगेटिव और ये रहा नेगेटिव, ये आंसर नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। यहां पर कोई ग्रामर नहीं, यहाँ पे रीडिंग लगी है। आपको रीडिंग से कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा और रीडिंग में आपकी हेल्प करेगा वाइल, और कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, है ना। आपकी और कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, वाइल ही हेल्प करेगा यहां पर रीडिंग में। तो या तो आंसर ई लगाओ या तो सी लगाओ, बताओ कौन सा लगाओ। अब यहां पर एक केस आ जाता है निकल करके, क्योंकि एग्जामिनर को पता है अगर स्टूडेंट यहां तक आया तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ के आया है जो इंग्लिश में, न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में जनरली हम सीखते हैं। हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि एक वर्ब होती है जो यहां पर यूज करी गई है, इक्विप्ड। देखो यहां पे इक्विप्ड का यूज करा गया, तो इक्विप्ड के बाद आप लोग टू भी लगा सकते हो, विथ भी लगा सकते हो। फर्क ये होता है टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, शॉर्ट में लिख देता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विथ के बाद आपको नाउन लगाना पड़ता है या नाउन फ्रेज आपको लगानी पड़ती है। आई बात समझ में? बस अब आप देखो, अगर तुमने विथ लगा दिया तो क्या नाउन या नाउन फ्रेज है? नहीं सर, यहाँ पे तो कम्युनिकेट है। तो अगर कम्युनिकेट है तो आप विथ नहीं लगा सकते, इस वजह से गलत हो गया। अब आपका आंसर सी आपको लगाना पड़ेगा। बताओ क्लियर है क्या? अरे क्या बात है। रोहित ठाकुर कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, OICL असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया, क्या बात है रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो फटाफट बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि ई वाला क्यों कट हो गया, सी वाला आंसर क्यों आ गया? सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। बताओ क्लियर है क्या? अब आप मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। देखो हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में रीडिंग लगाई। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग। लेकिन रीडिंग में हेल्प किसने करी? वाइल ने। ये आपको बताना पड़ा, या तो आपको पता था या आपको आता था या मैंने बताया। तो ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मास्क हो गया, है ना, अंडर आ जाता है कभी, एलोंग आ जाता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें इफ आ जाता है कभी कभी, जो हमें बताता है कि यार आगे इसकी हेल्प लगेगी। ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये रीडिंग से अब हम सुधार करेंगे। रीड करते समय ये बात आपको पॉइंट आउट करनी है, या तो टीचर जो आप लोग को रीडिंग करवा रहा है वो पॉइंट आउट करे। आप खुद से तो सारे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, आपको कोई करवाएगा तभी पॉइंट आउट होगा, ठीक है। उसके बाद आपने कहा यार ये तो नेगेटिव चाहिए, तो आपने एलिमिनेट करा, नेगेटिव भी 2 निकल के आ गए। अब आपको कैसे श्योरिटी होगी सी लगाऊं ई लगाऊं? तो उसके बाद एक कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो कंसेप्ट ये है। इस कंसेप्ट का यूज हुआ और आपका आंसर आ गया। आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि यार हाँ मेरा आंसर सही है, क्योंकि सर वहां विथ था, मैंने इसलिए काट दिया। तो जब जब आप लोगों को ऑप्शंस में पता होगा ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, और ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, तभी आपकी एक्यूरेसी 100% आएगी। इंग्लिश का मतलब ही यही है कि आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए। बताओ क्लियर है क्या? यहां पर फटाफट क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बताइए। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने एक क्लोज टेस्ट करा है। एक क्लोज टेस्ट से आपको समझ में आ गया कि सर रीड करते समय वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए जो हमारी हेल्प करेगी वाइल रीडिंग, जो चीजें हमारी हेल्प करेगी रीडिंग करते समय, ठीक है। उसके बाद ग्रामर के वो कंसेप्ट जिससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स की भी बात होगी। अभी वोकैब सामने आया नहीं है, अभी वोकैब आपके सामने आएगा। अब हम चलते हैं जिसमें वोकैब का यूज होगा। क्या आप लोग रेडी हो? बताओ। तो कुल मिलाकर के ये जो 4 दिन मैंने सेलेक्ट करे हैं, 13 तारीख को मंजिल बैच 2026 आ रहा है, जिसके अंदर हम सबको एकदम बाइसेक्ट करते हुए, टुकड़ों में तोड़ते हुए हम बिल्कुल जीरो से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लेवल होगा क्वेश्चन का एग्जाम रेलिवेंट होगा, वो बच्चों वाले सेंटेंसेस नहीं होंगे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बिल्कुल जीरो से होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। तो ये 4 दिन आप लोग जुड़ेंगे और हम इन चीजों को पॉइंट आउट करेंगे कि कौन सी चीजें कैसे कैसे यूज होती हैं। फिर हम इन चीजों को यूज करेंगे मंजिल बैच के अंदर और सीखेंगे डिटेल में। 13 तारीख को लॉन्च होगा मंजिल बैच, और उसमें मैंने
ये चीज देखी है कि एक रिवीजन डे होना चाहिए, तो मैंने उसमें एक रिवीजन डे बनाया है। जब लॉन्च होगा तब आप लोग को बताया जाएगा। एक और चीज है, अभी आगे बढ़ो फिर बताता हूं। अगला क्लोज टेस्ट इसको बनाओ, और मैं बता देता हूं ये मेंस लेवल है। और बोलो, ये मेंस लेवल क्लोज टेस्ट है। कौन सा मेंस है बता देता हूं, ये आपका क्लर्क मेंस है। मेंस का क्लोज टेस्ट पहले दिन, आंसर दो। जी हाँ, लॉजिकल इज रीजनिंग को भी रिज्यूम करेंगे, डोंट वरी। अब देखो, आपके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर क्या लगाएं, अक्रॉस लगाएं, ओवर लगाएं, राउंड लगाएं, लॉन्ग लगाएं, क्या लगाएं। तो इसका मतलब ये है, ये खेल भाई अब वोकैब का है, और वोकैब का खेल तो जब ही सही होगा जब आपको वोकैब की नॉलेज होगी। तो मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा, आप इसका आंसर अपने आप दोगे। मैं आपको पहले वोकैब की नॉलेज दे देता हूं। ये जो वोकैब है एक्चुअल में प्रेपोजिशन है। तो आप लोगों ने वोकैब बहुत पढ़ी है, मतलब आप लोगों ने बहुत पढ़ा है कि यार भाई नाइव का मतलब क्या होता है, नेसेंट का मतलब क्या होता है ना, बडिंग का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग फेज में। वो हो गई वोकैब। ये है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के यूज आपको पता होनी चाहिए, और ये प्रेपोजिशन बहुत कॉमन है, हर बार आपको फंसाएगी, हर बार आपको दिक्कत करेगी। आज ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। आज पहली प्रेपोजिशन मैं आप लोग को समझा रहा हूं, आप लोग अपने आप मुझे आंसर देना फिर, ठीक है? अपने आप लोग आंसर देना। सुनो, पहली प्रेपोजिशन है एक्रोस। क्या है? एक्रोस। एक्रोस का कोर सेंस समझिए आप। कोर सेंस क्या होता है एक्रोस का? एक्रोस का कोर सेंस ये होता है कि कोई चीज वाइड है, फिजिकली है, वो चीज फिजिकली अवेलेबल है, वो चीज वाइड है, और आप क्या कर रहे हो, इस कोने से उसके उस कोने पे जा रहे हो, तैर करके जा रहे हो, चल करके जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, मतलब उसके साथ टच करते हुए आप जा रहे हो, तो उसको एक्रोस कहेंगे। तो इसका कोर सेंस होता है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ समथिंग दैट इज टू डायमेंशनल और हैज अ सरफेस और विड्थ। अ रोड, एक रोड कह सकते हो, फील्ड कह सकते हो, टेबल कह सकते हो, रिवर कह सकते हो। ऑल्सो यूज टू मीन ऑन दी अदर साइड। अदर साइड के लिए भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो, अक्रॉस फ्रॉम। मैं बताता हूं कैसे, सुनना। पहला एग्जाम्पल देखो आप, मूवमेंट के लिए इंडिकेट्स क्रॉसिंग अ सरफेस और एरिया। एक साइड से दूसरे साइड जाना, उसको अपन एक्रॉस कहते हैं। चल करके जाना, तैर करके जाना, कैसे भी जाओ, नाव में बैठ के जाओ, कैसे भी जाओ, टच करते हुए उधर जाओ। टच करते हुए बोल रहा हूं मैं, एरोप्लेन से ऊपर से भी जा सकते हैं, वो ओवर में आ जाएगा। टच करते हुए जाना अपन को, ठीक है? सुनना आप, शी वॉक्ड अक्रॉस द पार्क। तो बोला जा रहा है शी वॉक्ड अक्रॉस द पार्क, तो पार्क के एक कोने से दूसरे कोने पे जाना, अक्रॉस द पार्क, ठीक है? टच हो गए, पैर लगेंगे जमीन पे तभी जाएगी या जाएगा, ठीक है? द बैंक इज अक्रॉस द स्ट्रीट। अब यहां पर क्या सेंस आ रहा है अक्रॉस का? यहां पे सेंस आ रहा है कोई चीज किसी के अपोजिट में है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं अपोजिट। अपोजिट की जगह हम अक्रॉस वर्ड भी लगा सकते हैं, मतलब दूसरे कोने पर है, दूसरे कोने पे। एक कोने पे मैं खड़ा हूं, यहां से मैं बोल रहा हूं वो उस कोने पे, तो मैं अक्रॉस का भी यूज कर सकता हूं। तो द बैंक इज अक्रॉस द स्ट्रीट, तो स्ट्रीट के दूसरे कोने पर है। तो माई ऑफिस इज अक्रॉस फ्रॉम हर्स, उसके ऑफिस से मेरा ऑफिस उसके सामने है, तो उसका ऑफिस एक कोने पे है और मेरा ऑफिस दूसरे कोने पर है, तो अक्रॉस का यूज कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सेंस आता है सुनिएगा, मतलब हमने कोई चीज हर जगह फैला दी, एक कोने से दूसरे कोने तक फैला दी, उसको भी अक्रॉस कहते हैं। जैसे देयर आर ट्रीज अक्रॉस दी हिल साइड, तो जो हिल साइड है, हिल साइड का ये कोना, और हिल साइड कहीं तो एंड हो रहा होगा, तो इस स्टार्टिंग वाले कोने से एंड वाले कोने तक ट्रीज ही ट्रीज है, तो उसको अक्रॉस कहेंगे। और ट्रीज होंगे तो जमीन पे लगे हुए होंगे, टच होंगे, तो अक्रॉस का सेंस आ गया, ठीक है भाई? एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर लटक के रस्से से भी तो जा सकते हैं। हाँ भाई जा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर अक्रॉस नहीं आएगा, है ना? टच हो गए तभी अक्रॉस आएगा, ठीक है? चलो, अब्स्ट्रैक्ट और फिगरेटिव सेंस में अगर आप देखोगे तो यूज्ड इन फ्रेज लाइक अक्रॉस द बोर्ड, मतलब फिगरेटिव मीनिंग का मतलब ये है कि इडियोमेटिक वे में यूज हो जाए। कैसे? देखो मैं बताता हूं।
दी पॉलिसी चेंज अफेक्ट स्टाफ अक्रॉस दी बोर्ड। अक्रॉस दी बोर्ड का मतलब ये है, ये जो पॉलिसी चेंज हुई इसने अफेक्ट कर दिया सबको, सबको अफेक्ट कर दिया, जितने भी लोग थे सबको अफेक्ट करा। तो अब सबको अफेक्ट करा मतलब इस एक बंदे से लेकर के एंड वाले बंदे तक सबको अफेक्ट कर दिया, वहां पर भी अक्रॉस का सेंस आ गया। बताओ क्लियर है क्या? और जनरली यूज होता है वॉक, रन, स्विम और लुक अक्रॉस, स्प्रेड अक्रॉस या फिर ले अक्रॉस। आप और एग्जांपल देख सकते हैं, ही रोड राइड की सेकंड फॉर्म इस बाइक अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज के इस कोने से दूसरे कोने पर गया। अ कैफे इज अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के दूसरे कोने पर है। द आइडिया इज पॉपुलर अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप में, यूरोप का ये वाला कोना और यूरोप का वो वाला कोना, इस पूरे यूरोप में क्या हो गया? पॉपुलर हो गया आइडिया। क्लियर? अक्रॉस का मीनिंग समझ में आ गया? आ गया, अपने आप आंसर आएगा तुम्हारा। ओवर को समझो, ओवर का यूज होता है कि कोई चीज उसके ऊपर से जा रही है, टच नहीं हो रही है तो उसको अपन ओवर कहेंगे, या कवर कर रही है, हर चीज को कवर करना तो उसको भी ओवर कहेंगे। देखो समझो, अबव और हायर देन समथिंग, ऑल्सो मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड यूज होता है, लेकिन ऊपर से जाना, बट ऑफन विद द सेंस ऑफ बीइंग अबव और कवरिंग, या तो उसको कवर करते हुए जाना या तो उसके ऊपर से जाना, टच नहीं होना। ठीक है, अच्छा। द लैंप हैंग्स ओवर द टेबल, तो जो लैंप था वो टेबल के ऊपर है, टच नहीं हो रहा, ऊपर लटका हुआ है। द कैट जंप ओवर द फेंस, फेंस का मतलब क्या होता है? वो दीवार होती है, फेंस का मतलब दीवार। तो जो कैट थी वो दीवार के ऊपर से टाप गई, दीवार के टच नहीं हुई, टाप गई ऊपर से, टच नहीं हुई है, तो यहां पर ओवर आ गया। द ब्लैंकेट इज लेड ओवर हिम, तो ब्लैंकेट ने उसको पूरा कवर कर रखा था। अब आप कहोगे सर ब्लैंकेट तो उसके टच हो रहा है, टच तो हो रहा है, लेकिन वो बंदा तो पूरा कवर है, तो कवर के सेंस में भी आप ओवर लगा सकते हो। आ रही है बात समझ में? वी टॉक्ड ओवर द प्लान, तो यहां पर ओवर का मतलब क्या है? हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, हमारी चर्चा, हमारा डिस्कशन इसके ऊपर चल रहा है। ही हैज ओवर 100 बुक्स, उसके बाद ओवर, अब यहां पे ओवर का क्या सेंस है? 100 बुक से ज्यादा, ज्यादा का सेंस आता है, 100 नहीं, 102 103 होगी तो राउंड फिगर 100 मान लिया। ओवर ऑलमोस्ट होता तो 100 नहीं है, 100 से कम है तो ऑलमोस्ट 100 बुक्स है, तो 98 97 बुक्स होगी तो उसको 100 मान लिया। ठीक है, ओवर का मतलब ज्यादा भी होता है। और आप टाइम पीरियड के लिए भी यूज कर सकते हो, ओवर दी वीकेंड, ये एग्जाम में आया भी था कि भाई उसने बुक ली और बुक वीकेंड के दौरान पढ़ दी, तो ड्यूरिंग दी वीकेंड या फिर ओवर दी वीकेंड एक ही बात है। अगर आप इडियम्स की बात करोगे तो गेट ओवर, है ना, गेट ओवर हो गया, बी ओवर दी मून हो गया, ओवर टाइम हो गया, ओवर एंड आउट हो गया, ओवर चेक हो गया, सॉरी लुक ओवर हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो ओवर का जो मेन मतलब निकल के आ रहा है वो आ रहा है या तो किसी को कवर करना या तो मूव करना, लेकिन बिना टच करे मूव करना। ठीक है, चलो भाई आगे, ये आप लोग एग्जाम्पल अब पढ़ लेना। हाँ, कोई पॉइंट रह गया क्या? हाँ, ये तो अपन ही वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज ऑन द ब्रिज। अब देखो यहां पर अक्रॉस आ रहा है, सुनना इस बात को, ही वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, ही वॉक्ड ओवर द ब्रिज। तो ओवर दी ब्रिज अपन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यार वो ब्रिज के ऊपर से उड़ता हुआ थोड़ी ना जाएगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, है ना। अपन अक्रॉस लगा सकते हैं। अगर आप ओवर का यूज भी कर रहे हो तो उस सेंस में हो जाएगा छलांग मार ली उसने, है ना, छलांग मार ली। देखो लिखा भी होगा बट जंप ओवर दी ब्रिज, लेकिन ये वो उतना बैठेगा नहीं यार, ब्रिज इतना बड़ा होता है कैसे छलांग मार लेगा, वो नहीं बैठेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब भी ब्रिज फिजिकल बात आएगी तो हम अक्रॉस लगाएंगे। ये एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ जाता हूं। अराउंड, अराउंड का मतलब क्या है? अराउंड का मतलब होता है किसी के इर्द गिर्द घूमना। अराउंड का मतलब क्या है? इर्द गिर्द घूमना। वो बात या तो उसके आसपास घूम रही है, उसी से रिलेटेड बात चल रही है। अराउंड का मतलब होता है कोई फिजिकली किसी के आसपास घूम रहा है, उसको अपन अराउंड कहते हैं। तो मूवमेंट इन सर्कुलर पाथ और मूवमेंट टू मेनी पॉइंट्स विद इन एन एरिया, बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है एक ही एरिया के, एक ही मतलब बहुत सारे पॉइंट्स पे घूमे जा रहा है। ऑल्सो यूज फॉर अप्रोक्सीमेशन टू मीन सराउंडिंग, हाँ ऐसा भी यूज हो सकता है। अराउंड 2000 स्टूडेंट आए थे, इस तरीके से। तो जैसे दे वॉक्ड अराउंड दी लेक, तो वो लेक मतलब उसके आसपास घूमते रहे। वॉक्ड अराउंड, अक्रॉस नहीं आ रहा, अक्रॉस आता तो मतलब उन्होंने क्या करा, पार कर दिया लेक को। यहां पे अराउंड आ रहा है, उसके इर्द गिर्द। उसके बाद सराउंडिंग के सेंस में आ जाएगा, ट्रीज अराउंड दी हाउस, तो मतलब हाउस बीच में, उसके आसपास ट्रीज है।
अराउंड आ गया, ठीक है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज उसके इर्द गिर्द है या घूम रही है, उसके अराउंड की बात चल रही है, ठीक है। तो आप इसके भी एग्जांपल देख सकते हैं। शी रैन अराउंड द ट्रैक 3 टाइम्स, तो ट्रैक राउंड होगा, ट्रैक के इर्द गिर्द वो 3 टाइम्स यहाँ पे उसने क्या करा, दौड़ लगाई। देयर आर शॉप्स अराउंड द स्टेशन, स्टेशन इधर है, इसके आसपास शॉप्स है, बहुत सारी शॉप्स है। आई विल बी देयर अराउंड 6, लगभग 6, लगभग अराउंड 6, लगभग, ठीक है। क्लियर। एक और बच रही है, फिर मैं आपको उस क्लोज टेस्ट पे लेकर के चलूंगा, आप अपने आप आंसर दोगे और आप सबके आंसर चेंज होंगे, देखना क्या आ रहा है। एलोंग, एलोंग का मतलब क्या होता है, किसी के साथ चलना। एलोंग का मतलब क्या होता है, किसी के साथ चलना, या फिर किसी से लेंथ, लेंथ का मतलब हो जाएगा, मान लो रिवर है तो रिवर को हम पार कर सकते हैं तो अक्रॉस आ जाएगा, रिवर के ऊपर से प्लेन से जा सकते हैं, पैराशूट से जाओ, कैसे भी जाओ तो वहां पर ओवर आ जाएगा। लेकिन आप ना तो पार कर रहे हैं, ना उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आप उसके साथ साथ चल रहे हैं। जैसे जो रिवर है वो सीधी जा रही है, आप सीधे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दे वॉक्ड अलोंग द रिवर, रिवर के अलोंग मतलब उसके पैरेलल पैरेलल चलना। अलोंग विथ का मतलब किसी के साथ चलना। He and her sister came along, वो साथ में आई दोनों जनी। This book along with several others was lost, तो बोला जा रहा है ये बुक और इसके साथ साथ और भी बुक्स गुम गई, है ना। ऐसे along suggest direction is constrained by linear feature road coastline और कॉरिडोर, मतलब वही है, डायरेक्शन को दिखाता है, एक ही डायरेक्शन में, उसी की सीध में, उसी के साथ साथ आप जा रहे हो तो along आता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख लो। वी स्ट्रोल्ड, स्ट्रोल्ड का मतलब टहलना होता है, along the beach at sunset, तो हम बीच के बीच, मतलब जैसे से बीच जा रहा था हम उसके साथ साथ टहल रहे थे। उसके बाद bring your camera along, अपने साथ कैमरा भी लाना भाई। the shops along the avenue are closed, तो बोला जा रहा है जो एवेन्यू के along मतलब एवेन्यू के साथ में, एवेन्यू जो था पूरा, उसके जो भी शॉप्स थी, उसकी लाइन में जो भी शॉप्स थी वो क्लोज्ड है, ठीक है। चलो अब आपने सारी चीजें पढ़ ली, अब आप मुझे आंसर दे दो भाई, इसका आंसर क्या होगा, अपने ऑप्शन चेंज कर लो, बताओ। इसलिए कह रहा हूं वोकैब का भी नॉलेज ऐसा आपको मिलना चाहिए, होना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए। आंसर बदल लो फटाफट, अपने बदल लिया आंसर। अंकित, क्या बात है अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशन, एलपीटी में आ गया क्या रोल नंबर? अरे बढ़िया, दो एलपीटी बढ़िया तरीके से, मस्त, बढ़िया जॉब है। क्या आ गया आंसर? सी आ गया, बात खत्म, सी आ गया। क्यों? क्योंकि सर हमारे को इनके पीछे का लॉजिक पता है, लॉजिक पता है तभी आंसर आएगा, नहीं तो रीडिंग से आपने देख लिया कि आप लोग अक्रॉस लगा रहे थे। तो अब आपको समझ में आ गया, वॉक अराउंड आएगा, अराउंड मोस्ट लार्ज मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो अराउंड का मतलब अपन ने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मल्टीपल पॉइंट्स पे घूम रहा है, मल्टीपल पॉइंट्स पे घूम रहा है। अगर तुम अक्रॉस लगा दोगे तो यहां से ये ले भाई, यहां चले गया। यहां पे बात क्या हो रही है, you would be forgiven for thinking that we are living in a brave new world of affordable and dash mobility for all। तो कुल मिलाकर के अगर आप पढ़ोगे तो यहां पर ही सेंस आ रहा है, कैब की बात हो रही होगी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही होगी। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की मेट्रोपॉलिटिशियंस जो सिटीज हैं, सिटीज के अंदर की बात हो रही है। अंदर का मतलब मल्टीपल पॉइंट्स में आप लोग घूम रहे हैं। अक्रॉस का मतलब तो इस एंड से वो एंड हो गया, ओवर का मतलब तो ऊपर से जाना हो गया, अलोंग का मतलब तो साथ चलना हो गया किसी के, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या आप लोग को क्लियर है, बताइए। अब मैं आप लोग को एक कंसेप्ट और सिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात और आप लोग को बताता हूं, वो बात क्या है, सुनो। पहले आप ये देखो, हमने आज एक ऐसा टॉपिक लिया जो था क्लोज टेस्ट, जो आता ही आता है, आपने रियलिटी समझी, हाँ यार ये तो टॉपिक आता है सर, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, क्यों ना हम उन टॉपिक से समझे कि हमें क्या सीखना। तो आज हमने सीखा वोकैब की नॉलेज, आज हमने सीखा कि यार कैसे ग्रामर, कैसे सेंटेंस फ्रेम हो रहा है।
आज हमने सीखा कैसे रीडिंग करनी है, कैसे कंजंक्शन लगाना है। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो रिपीटर्स होंगे, क्या पता कहीं और कुछ पढ़ा, इतना उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो उनके लिए मैंने क्या करा है, सुनिएगा। मैंने क्या करा है, मैंने हर एक टॉपिक के या फिर मैंने हर एक कंसेप्ट के 3 स्टेप बनाए हैं। 3 स्टेप क्या है मैं बताता हूं। 3 स्टेप है। एक अपना स्टेप होगा बिल्कुल जीरो वाला स्टेप, बिगिनर वाला स्टेप। एक हमारा होगा मॉडरेट स्टेप, और एक हमारा स्टेप होगा प्रो वाला स्टेप। हर एक टॉपिक के, मैं कह रहा हूं हर एक टॉपिक के, हर एक टॉपिक क्या होता है सर, हर एक टॉपिक ये होता है, मान लो आपको लगता है सर मुझे तो नाउन पता है क्या होता है, तो जब भी हम नाउन पढ़ेंगे मंजिल बैच 2026 के अंदर अगर हम नाउन पढ़ेंगे तो हम नाउन को 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है पढ़ना ही पड़ेगा। पहले बिल्कुल बिगिनर आएगा, जीरो आएगा। तो अगर आपने पहले कर रखा है, आपको तो पता है मैंने तो कर रखा है सर, वो ही पढ़ाएंगे, नाउन ये होता है वो होता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने पढ़ रखा है तो मॉडरेट में आप लोग आ सकते हो। मॉडरेट के अंदर जो क्लास चल रही है आप देख सकते हैं मॉडरेट वाला लेवल मुझसे बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर आपसे मॉडरेट भी बन रहा है तो आप प्रो लेवल चेक कर सकते हो कि प्रो लेवल बन रहा है नहीं बन रहा है। तो मैंने इस बार क्या करा है, हर एक चैप्टर को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। तो जो बिल्कुल जीरो से आ रहा है उसको भी पता है पहले हम जीरो को पढ़ेंगे, फिर हम मॉडरेट को पढ़ेंगे, फिर हम प्रो को पढ़ेंगे। लेकिन जो रिपीटर है, जो पढ़ चुका है, वो क्यों बिगिनर से पढ़ेगा, वो क्यों जीरो से पढ़ेगा? उसको तो लगेगा ना उसको आता है, तो आता है तो भाई ले मॉडरेट में आ जा, मॉडरेट भी आ रहा है तो प्रो में आ जा, बना ले। और फिर अगर उसको लगे कि यार मॉडरेट में तो क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो वो समझ जाएगा मेरा बेस कमजोर है, मेरा बेसिक कमजोर है, मैं यार ये जीरो पढ़ लेता हूं, फिर वो जीरो पढ़ लेगा। अगर उससे बन रहे हैं तो उसका मतलब उसका बेसिक क्लियर है, क्यों पढ़ना भाई, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना, अपना मस्त क्वेश्चन उड़ाना। और मैं फिर बता देता हूं आप लोगों को, मैं इस साल क्या करने जा रहा हूं। मैं हर साल कुछ अलग करता हूं। मैंने इस साल पता है क्या करा है, हमने बैठ करके, मैंने हमारी पूरी टीम ने बैठ करके बताया क्या करा है, हमने जितने भी मेमोरी बेस्ड पेपर बनाए, आप लोग को करवाए, एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस उठाए उनका सोर्स निकाल लिए। हमने सोर्स सारे ही निकाल करके रख लिए हैं कि क्या क्या सोर्सेस हैं, कौन कौन से वो सोर्सेस हैं जहां से एग्जामिनर सेंटेंस निकाल रहा है, एग्जामिनर आरसी बना रहा है, क्लोज टेस्ट बना रहा है और एरर बना रहा है। वो सोर्स, वो लैंग्वेज, वो लेवल, वो सब निकाल लिया है। अब वही सोर्स, सिर्फ वही सोर्स मैं लिख देता हूं, ओनली सोर्सेस, है ना, ओनली सोर्सेस वर यूज्ड इन द पास्ट एग्जामिनेशन, है ना। वही सारे सोर्स हम यूज करेंगे इस मंजिल बैच 2026 में। आपको सेंटेंस देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो लैंग्वेज है, ये एग्जाम की लैंग्वेज है, वो नॉर्मल एआई जनरेटेड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं, जो आप लोग को आज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसका आप लोग लेवल देख लो, इसकी लैंग्वेज आप देख लो। अगर आप एआई जनरेटेड लैंग्वेज देखेंगे तो जनरली बात करेंगे, एआई की बात होगी जनरली, नॉर्मल जो पर्सपेक्टिव, जो जैसे मान लो कभी बात हो गई गिग वर्कर्स की बात हो गई, कभी बात हो गई अपनी एआई की बात ज्यादा हो जाएगी, कहीं बात ब्रेन की ज्यादा बातें हो जाएंगी। तो मैंने कहा नहीं यार, ये जो लैंग्वेज है ये एग्जाम में नहीं आ रही है। लैंग्वेज आ क्या रही है एग्जाम में, सोर्स पकड़ो, सोर्स पकड़ा और सोर्स से निकला आपका ये कंटेंट, देख लो, आप पढ़ लो। और ये न्यूज है ओरिजिनल, ये मैगजीन है, वहां से निकाला गया एक क्लोज टेस्ट है। अब मुझे आप ब्लैंक बी का आंसर दो फटाफट। ये लास्ट क्वेश्चन अपन रखेंगे, फटाफट इसको बनाओ। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है। तो मैं पहले पढ़ता हूं यार, मैंने तो पूरा पढ़ा ही नहीं, आप लोगों को मैं वोकैब का ज्ञान देने लग गया था। वॉक अराउंड आएगा, अराउंड लगाना पड़ेगा,
मोस्ट लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, कहाँ की, यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है, उसके अंदर घूमते घूमते वो अराउंड घूमने की बात हो रही है। अगर हम उनकी बात करें तो यूरोप की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है। एंड यू वुड बी फॉरगिवन फॉर थिंकिंग दैट वी आर लिविंग इन अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ अफोर्डेबल। तो यहां पर बोला जा रहा है हम जी रहे हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ अफोर्डेबल, जहां पे अफोर्डेबल एंड डैश मोबिलिटी है फॉर ऑल। अब सुनो, आपको पता है यहां एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोज टेस्ट में, फिलर में एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिलर हो चाहे क्लोज टेस्ट हो। अब तुम्हें पता होना चाहिए एंड के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। सेम पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब है, एंड के बाद क्या आ रहा है, सर ये मोबिलिटी आ रहा है, तो मोबिलिटी पीछे टी वाई है, मतलब नाउन है। तो एंड से पहले क्या था भाई, एंड से पहले था अफोर्डेबल, मतलब पीछे एबीएलई है, तो एबीएलई है तो यार ये तो एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन, तो दो एडजेक्टिव और फिर एक नाउन आया होगा। तो मतलब यहां अगर एडजेक्टिव आया है तो यहां भी एडजेक्टिव आएगा, तब हम बोलेंगे मोबिलिटी नाउन है। तो इस मोबिलिटी के लिए दो एडजेक्टिव आए, ये मोबिलिटी मतलब इधर उधर जाना, ये मोबिलिटी जो है अफोर्डेबल भी है पॉजिटिव, और ये मोबिलिटी ये भी है, तो ये भी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। अब इधर आओ, पीछे ENCE नाउन, पीछे NESS नाउन, इज नाउन, LESS एडजेक्टिव। ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का गेम, ये भी एग्जामिनर बहुत खेलता है। अगर आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए, अगर आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच सीखनी है, तो इतनी डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा दूंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच को भी नहीं पता होगा, इतनी भी डिटेल में पार्ट ऑफ स्पीच होती है। ए आंसर इसका करेक्ट होगा। आई बात समझ में, बताइए। बताइए आप लोगों को समझ में आया क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो यहां से हमें पता चला कि सर क्लोज टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें रीडिंग भी चाहिए, रीडिंग के बिना कुछ नहीं होगा। आपने रीडिंग कर ली, रीडिंग से आपको समझ में आया कि भाई ये मोबिलिटी कैसी, पॉजिटिव वाली मोबिलिटी। अब पॉजिटिव वर्ड देखो सारे ही पॉजिटिव है, यूजर फ्रेंडलीनेस, कन्वीनियंस, ये सारे पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन पॉजिटिव वर्ड तो सही है, लेकिन हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी जरूरत है। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपने देख लिया कि एडजेक्टिव पॉजिटिव वाला चाहिए और एफर्टलेस था। अगर आपको इतनी आराम से पढ़ना है, इतने टफ क्वेश्चन है, ये मेंस में कराया हुआ क्लोज टेस्ट है। जो स्टूडेंट पुराने उनको पता है, मैंने मेंस की क्लास में करवाया क्लोज टेस्ट, और इससे कहीं इजी क्लोज टेस्ट आपके मेंस में आया, IBPS क्लर्क मेंस में। रीड करो, नॉर्मल सा प्लूरल सिंगुलर का लफड़ा था, मतलब सिंगुलर प्लूरल साफ दिख रहा था, सिंगुलर प्लूरल करा है। रीड करने से कॉन्टेक्स्ट कौन सा बैठ रहा है कौन सा नहीं बैठा, आराम से बन रहा था। कहीं बार टफ भी आए। तो कुल मिलाकर के अगर हम 2026 की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है 4 दिन 4 क्लासेस आपको देखनी चाहिए। उसके बाद आपको समझना चाहिए आपको क्या क्या कैसे पढ़ना है, आपकी आंखें खुलेंगी। और 13 तारीख को मंजिल बैच 2026 आ रहा है। 2026 के अंदर मैं एक रिवीजन डे रखने वाला हूं। उस दिन रिवीजन होगा, रिवीजन होगा, रिवीजन होगा। और वो रिवीजन सोचो एंड तक चलेगा जब तक एग्जाम नहीं आते। तो आपका कितना रिवीजन तो पहले ही हो रखा होगा, उसके अलावा टेस्ट भी होंगे, क्यूज भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, सब कुछ होगा। सब कुछ रोड मैप डिटेल में 13 तारीख को बताऊंगा। 13 तारीख को और तगड़े क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। अब सर क्या करना है और बता दो, और मैं आप लोगों को बता देता हूं आप लोगों को क्या करना है। मैं आप लोगों को एक बार और क्या चीज आप लोग कर सकते हैं मैं वो बता रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहले मैं YouTube ओपन कर रहा हूं। ये लो भाई YouTube, ये लो। प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, ये कुछ प्लेलिस्ट है। इसके अंदर एक तो एडिटोरियल वाली प्लेलिस्ट को आप लोग ओपन करिएगा। ये एडिटोरियल का जो लेवल है, मैं एडिटोरियल का लेवल बिल्कुल एग्जाम लेवल का करवा रहा हूं। हो सकता है आप लोग को टफ लगे स्टार्टिंग में, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने ये वाली जो प्लेलिस्ट है एडिटोरियल वाली, अगर आपने जो क्लास है सुबह 8 बजे होती है मंडे टू फ्राइडे, सुबह 8 बजे मंडे टू फ्राइडे एडिटोरियल होता है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया,
मैं यकीन से कह सकता हूं आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई बड़ी बात नहीं होगी, नॉर्मल बात हो जाएगी, क्योंकि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से सोल्व करते हैं, मैं तो ये कहूंगा मैं एडिटोरियल लेता ही नहीं हूं, मैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेता हूं। ठीक है, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेता हूं, मैं तो इसमें एडिटोरियल लेता ही नहीं हूं। और बोलो, अगर आपको आना है तो आप सुबह 8 बजे आइए, मंडे टू फ्राइडे एडिटोरियल इसमें होता है। एक बार जाकर के क्वेश्चंस के लेवल को देखो, समझो इन डेप्थ को, और आकर के एडिटोरियल करो। और अब वोकैब की दिक्कत है, वोकैब भी तो वोकैब मैंने ट्रिक्स के साथ करवा रखी है, और वोकैब हर 6 महीने की बार बार रिपीट होती है। तो आप लोग वोकैबलरी की प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ है भाई, ये द हिंदू एंड बैंक एग्जाम वोकैबलरी मास्टर प्लेलिस्ट। आप लोग ये वोकैब की प्लेलिस्ट देखो, इसमें मैराथन है, उसको देखो, थोड़ी थोड़ी एक एक दिन में करते रहो, वोकैबलरी यहाँ से आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और यही वोकैबलरी बार बार रिपीट हो रही है, आप लोग खुद बोलेंगे मुझे कि जी सर हाँ ये वोकैबलरी रिपीट हो रही है, जो भी आपने करवाई है। आपका एडिटोरियल सर एकदम एग्जाम लेवल का होता है, मुझे तो आरसी ही लगता है। हाँ मैं आरसी ही करवाता हूँ, मैं एडिटोरियल करवाता ही नहीं। ठीक है जॉन, थैंक यू जॉन। ओके भाई, तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, है ना। आने वाले टाइम पर आप लोग ध्यान रखिएगा, रात को 9 बजे इसी चैनल पर हम 4 दिन 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को जो हमारा पोस्टर है उसी से दिख रहा होगा, आप लोग आइए 4 दिन देखिए, इंग्लिश को समझिए। ये नहीं कि वही जो चीजें चली आ रही है आप उसी को फॉलो करने लग जाएं कि यार पहले ये पढ़ते हैं तो ये नहीं पढ़ेंगे, हम भी ऐसे पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ अलग करके मैं यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर दिखाना चाह रहा हूँ, नहीं। मैं चाह रहा हूँ एक स्टूडेंट अगर पढ़ने जा रहा है तो देख ले वो कैसे चेक करे खुद को, क्या पढ़ना है उसको, कैसे पढ़ना है। तो वो सारी चीजें हम इन 4 दिनों में समझेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। कल मिलेंगे 9 बजे इसी चैनल पर। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्लास को लाइक कर सकते हैं। 8 बजे रात को 8 बजे क्यूज होता है टेलीग्राम चैनल पर, सुबह 8 बजे एडिटोरियल होता है इसी चैनल पर। ठीक है भाई, चलिए बताइएगा कमेंट में आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी। कोई अगर आपके डाउट है तो बताइए, मैं आपके डाउट्स ले लेता हूं। और हाँ, क्लास एंड करने के बाद मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का। आप लोग कमेंट्स करिएगा, बताइएगा क्लास कैसी लगी, और ये बताना रिवीजन डे वाला जो कंसेप्ट मैं लेकर के आ रहा हूं वो कैसा है, और जो कंटेंट की क्वालिटी है वो बिल्कुल एग्जाम का रेलिवेंट सोर्स है। मैं ऐसा इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर करवाया, इसलिए मैं बोल सकता हूं मेरे पास ओरिजिनल सोर्स पड़े हैं। तेरह तारीख को डिटेल में होगा कि मंजिल बैच 2026 में और क्या हो रहा है। अभी तो ऐसे बहुत सारे धमाके हैं जो मैंने अभी डिस्क्लोज नहीं करे हैं, है ना। अभी बस मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो सब फुलफिल होगा उसमें। थैंक यू जॉन, थैंक यू जॉन स्मिथ। कुछ पूछ रहे हैं क्या? ओके, एडिटोरियल की डिमांड आ रही है कि एडिटोरियल सर डेली लीजिए, सैटरडे को भी लीजिए। ठीक है भाई, मैं कोशिश करता हूँ, सैटरडे को भी कोशिश करता हूँ मैं एडिटोरियल लेने की। ठीक है सर, क्या मंजिल बैच 2006 यूट्यूब पर फ्री होगा? नहीं, देखो मंजिल बैच एक फाउंडेशन बैच है, डिटेल है, उसमें मॉक टेस्ट है, उसमें टेस्ट है, वो यूट्यूब पर नहीं होगा, पेड में ही मिलेगा, है ना। यूट्यूब पर भी क्लासेस होंगी, लेकिन मंजिल बैच में फाउंडेशन चलेगा फुल बढ़िया तरीके से। हाँ, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को यूट्यूब पे कराऊंगा, डोंट वरी। इतने साल तक करवाता हूँ, अब भी कराऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने यूट्यूब से भी सिलेक्शन लिया है, लेकिन अगर आप पेड में जुड़ते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें आपको एक ही कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। कंटेंट भी मिलेगा, प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, खूब मिलेगा, आप लोग टेंशन मत लेना। अब तो मेरी टीम है कंटेंट की पूरी, मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, बात कर रहे हैं अपन साथ में मिलकर के कंटेंट बना रहे हैं, है ना। पहले मैं फिर भी अकेला था तो मैं इतना कंटेंट नहीं दे पाता था, लेकिन इस साल वादा है कंटेंट बहुत मिलेगा आप लोग को, कहीं नहीं जाना पड़ेगा कंटेंट के लिए। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल रात को 9 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए थैंक यू।